हाँ मित्रों, अब जो है आज आपके लिए जीवन परिचय के बारे में बताएंगे छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। क्योंकि इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1937 में। तो बताया गया है कि ये हिंदी साहित्य के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार। तो ये हिंदी में कवि, नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार और निबंध के प्रमुख लेखक भी रहे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? छायावाद की स्थापना की। फिर उपन्यास तथा निबंध लेखक ये तो आप समझ ही चुके, जिसमें 4 स्तंभों की इन्होंने स्थापना की और 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो हिंदी काव्य में ये खड़ी बोली के, किसके? खड़ी बोली के, खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्र की शक्ति भी संचित हुई और कामानी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गए। इसके बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता, इस छायावाद के बाद प्रगतिशील और नई कविता दोनों धाराओं में प्रमुख आलोचकों ने उनकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। फिर इसका एक अतिरिक्त प्रभाव ये भी हुआ कि खड़ी बोली काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। फिर ये जयशंकर प्रसाद जी का शॉर्ट में जीवन परिचय है। इसके बाद देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946 विक्रम तदनुसार 30 जनवरी 1890 ईस्वी दिन गुरुवार को काशी के गोवर्धन सराय में, और ये यहाँ पर दिया हुआ बेटा थोड़ा गलत है, टाइप गलत हो गया जी, 1890। इसके लिए हमें करना है 1889। कितना करना है? 1889। तो इसीलिए गोवर्धन दाय सराय में हुआ। इनका जो जन्म बताया जा रहा है काशी के गोवर्धन सराय में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरत्न शाहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवकी नंदन जी देवी प्रसाद जी थे, दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। तो इसके साथ ही साथ कलाकारों का आदर करने के लिए ये विख्यात थे। तो इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के नाम से इसके बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद जी का ये स्वागत करती थीं।
इसके बाद प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई। कहाँ हुई? काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी। ये मेन बिंदु बेटा। परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। कैसी थी? अल्पकालिक थी। और छठे दर्जे में वहाँ शिक्षा आरंभ हुई थी और 7वें दर्जे तक ही वे वहाँ पढ़ पाए और उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया, जहाँ हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। किसका? हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। तो प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षा श्री मोहनीलाल गुप्त ने, कौन? श्री मोहनीलाल गुप्त ने की। और वे कवि भी थे। इनकी शिक्षा किसके द्वारा हुई? मोहनीलाल गुप्त के द्वारा हुई थी और वो कवि भी थे। उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। क्या था? रसमय सिद्ध। तो शिक्षक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध थे। और चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में इनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी। एक मोहल्ला था चेतगंज में, दलहट्टा। तो वहाँ पर उनकी जो एक छोटी सी बाल पाठशाला थी, तो रसमय सिद्ध जी ने प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी और हिंदी और संस्कृत में अच्छी प्रगति करा दी। तो प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। इसके निकट संपर्क में रहने वाले 3 शुद्धि व्यक्ति के द्वारा, 3 संस्कृत अध्यापकों के द्वारा इनके नाम मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र नारायण शर्मा ने, डॉक्टर राजेंद्र नारायण शर्मा ने ये नाम दिया। और राजेंद्र नारायण शर्मा के अनुसार चेतगंज के तेलियाने की पतली गली में, एक तेलियाने की पतली गली है बेटा, जो इटावा के एक उद्दट विद्वान थे। तो संस्कृत साहित्य के उस दर्श मनीषी का नाम था गोपाल बाबा। तो प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए उन्हें ही चुना गया। तो ये मेन बिंदु है आपका कि प्रसाद जी को किसके लिए चुना गया था? तो एक जो गोपाल बाबा थे उनके लिए चुना गया था। किसके लिए चुना गया था? इटावा में गोपाल बाबा। ठीक है। फिर संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए उन्होंने ही चुना। इसके बाद विनोद शंकर व्यास के अनुसार श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाते थे। ये तीनों हो गए। पहला कौन था? बाबा गोपाल, दूसरा विनोद शंकर व्यास और तीसरा दीनबंधु ब्रह्मचारी। ये तीनों मिलकर के उन्हें संस्कृत उपनिषद पढ़ाते थे। तो राय कृष्ण दास के अनुसार रसमय सिद्ध से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी ने एक विद्वान हरिहर महाराज से और संस्कृत पढ़ी। एक विद्वान बेटा यहाँ पर और हुए हैं जिनका नाम है हरिहर महाराज। इनसे भी इन्होंने संस्कृत पढ़ी। और भी लहुरावीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। कहाँ रहते थे? लहुरावीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। तो प्रसाद जी का संस्कृत प्रेम बढ़ता गया। तो जो प्रसाद जी का प्रेम था वो संस्कृत साहित्य से बढ़ता गया। उन्होंने स्वयं उसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया था। बाद में वे स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृत में भी निष्णात हो गए थे, दक्ष हो गए थे। और इन्होंने एमए भी किया। तो बनारस, तो ये निष्णात शब्द आया, इसका अर्थ होता है बेटा एमए। क्या होता है? MA। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के
संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय जी, पंडित देवी शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। तो घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही ये रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही, कितने वर्ष की? 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया। तो इनके लिए इन्होंने ब्रज भाषा में एक रचना की जो थी कलाधर के नाम से, और लिख कर के रस सिद्ध को दिखाया। तो इसके बाद इन्होंने वेद, हो जाएगा मैं कर लूँगा, कहाँ गया यार, बहुत ऊपर पहुँचा दिया। ठीक है, इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे। तो बाग बगीचे, ध्यान रखना बेटा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाग बगीचे और भोजन बनाने के ये शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे, ये इम्पोर्टेंट है। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। तो इनकी पहली कविता बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है श्रावण पंचक। सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता पाठ करते थे। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये नियमित रूप से गीता पाठ भी करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना भी आवश्यक मानते थे। तो प्रसाद जी का पहला विवाह 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी से हुआ था। किससे हुआ था? विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। और उनकी पत्नी को क्षय रोग था। उनकी पत्नी को क्या था? क्षय रोग था। सन 1916 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी का निधन हो गया। कब हो गया? 1916 ईस्वी में। तो उसी समय से उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए। तो 1917 ईस्वी में सरस्वती देवी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। किसका? जयशंकर प्रसाद का। कब हुआ? 1917 ईस्वी में सरस्वती देवी के साथ में इनका दूसरा विवाह हुआ। तो दूसरा विवाह होने पर उनकी पहली पत्नी की साड़ियों आदि को उनकी द्वितीय पत्नी ने भी पहना। जो उनके कपड़े लगते थे, साड़ी वगैरह, तो वो वस्त्र जो थे उनकी दूसरी पत्नी ने भी पहने थे। इसके कारण कुछ समय बाद भी वो भी क्षय रोग से पीड़ित हो गए। तो 2 वर्ष बाद सन 1919 ईस्वी में उनका भी देहांत हो गया। तो दूसरा विवाह कब हुआ? 1917 में। और इसके बाद 2 वर्ष तक जयशंकर प्रसाद जी के साथ रहीं। तो उन्होंने जो कपड़े वपड़े पहने ना, तो उसी चक्कर से उसी में जो था क्षय रोग के जो कीटाणु वगैरह थे वो प्रवेश कर गए। फिर वो जब वस्त्र पहने तो उनके शरीर में भी प्रवेश कर गए। जब शरीर में प्रवेश कर गए तो 2 वर्ष तक वो जीवित रहीं। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई सन 1919 में। तो इसके बाद क्षय रोग से ही हुआ था। उनका जो मृत्यु हुई थी वो क्षय रोग से हुई थी। इसके बाद पुनः घर बसाने की लालसा नहीं थी। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो मन था
वो ऊब गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है दोबारा शादी नहीं करूँगा, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन के शोकमय जीवन को झुलसाने के लिए उन्हें इतना बाध्य कर दिया कि बाध्य होकर के उनके लिए विवाह आखिर करना पड़ा। तो सन 1919 ईस्वी में ही उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। जो तीसरा विवाह था वो कमला देवी के साथ हुआ। तो उनका एकमात्र पुत्र रत्न शंकर प्रसाद, तो उनका जो एकमात्र उनसे एक संतान पैदा हुई थी तीसरी पत्नी से, उसका नाम जो रखा था रत्न शंकर प्रसाद। तो जिनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। जो रत्न शंकर प्रसाद थे इनके पुत्र जयशंकर प्रसाद जी के, तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1922 ईस्वी को हुआ था। तो स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में 6 रोग से ग्रस्त हो गए। बताओ भाई समय की क्या बलिहारी है कि स्वयं जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो स्वयं 6 रोग से ग्रस्त हो गए, और एलोपैथिक के अतिरिक्त लंबे समय तक होम्योपैथिक तथा कुछ समय तक आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बावजूद रोग से मुक्त ना हो सके, और अंततः इसी रोग से 15 नवंबर 1937 ईस्वी को दिन सोमवार को प्रातःकाल उम्र 37 वर्ष उनका देहांत काशी में हो गया। तो उनका जो देहांत था वो काशी में हो गया। तो इसीलिए अब आपको हमारा जो वीडियो है बेटा कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, और नोटिफिकेशन आपके लिए नए नए मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, जिससे आपके लिए नई नई वीडियो मिलती रहें, और हमारी जो वीडियो हैं अधिक से अधिक देखें, जिससे आपका भविष्य और आपका जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनसे मिलती जुलती सभी जानकारी आपको मिलती रहेंगी।